नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम ने किया एजुकेशन सोसाइटी का शुभारंभ। कहा, देश में लागू की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होगा जापानी भाषा का कोर्स। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद सीएम ने दिया बयान। कहा, 16 में से 15 आइटम पर चर्चा के बाद मंजूरी। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज का बयान। कहा, कोरोना को लेकर मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से सतर्क। कोरोना की फिनिश डेट जल्द ही होगी डिक्लेयर। हरियाणा में शुरू हुआ तीसरा सीरो सर्वे। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने की शुरुआत। कहा, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। और चंडीगढ़ में शुरू हुआ एयर यूरोफिकेशन टावर। 18 घंटे में 3 करोड़ 88 लाख क्यूबिक फीट हवा को करेगा साफ। प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद सीएम का बयान सामने आया है। सीएम ने बयान देते हुए कहा है कि 16 में से 15 आइटम पर चर्चा के बाद मंजूरी दी है। वहीं हरियाणा रोडवेज में ई टिकटिंग का सिस्टम 6 महीने से शुरू हो जाएगा। आगे सीएम ने कहा, अब कंडक्टर्स को पॉस मशीन दी जाएगी। साथ ही फ्री पास वाले लोगों की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी और सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे। आज 40 करोड़ का बड़ा टेंडर दिया है। किसान महापंचायत पर सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 11 सदस्यीय कमेटी की बैठक चल रही है। संभावित कानून व्यवस्था का मामला आता है, सेट नॉर्म्स के आधार पर कदम उठाए जाते हैं। वहीं पैरा ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सीएम ने कहा कि ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक में 6 पदक जीते हैं। आज हाई पावर परचेज कमेटी में कुल 16 आइटम्स थी और इन 16 में से 15 आइटम्स के फाइनल हो गए। एक किन्हीं कारणों से उसको नहीं लिया जा सका। सामने वाली पार्टी उस सामान को देने के लिए तैयार नहीं थी। एक पावर डिपार्टमेंट का था। बाकी 15 जो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से वो पूरे हो गए हैं। विशेष जो बताने लायक बात है वो हमने एक ई टेंडरिंग बसों में अपनी 4,500 जो फ्लीट है हरियाणा रोड्स की बसों का, उसमें 6 महीने बाद ई टेंडरिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। हर किसी ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। हर किसी कंडक्टर को एक पॉस मशीन ये दी जाएगी और उस पॉस मशीन के माध्यम से सभी जो यात्री हैं उनसे या तो कार्ड उनको दिए जाएंगे या कैश भी, अगर वो टिकट लेना चाहेंगे तो कैश उनको टिकट दी जाएगी। तो इस प्रकार का कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और फिर उसमें जो भी कोई छोटी बड़ी कहीं चोरी होती है या जो हमें मैनेजमेंट करने में कि पैसेंजर किस रूट पर ज़्यादा आ रहे हैं, किस पर कम है, उसका रीशेड्यूलिंग करना है, इन सारे विषयों के ऊपर चेकिंग हो जाएगी। और जो फ्री पास वाले जितने लोग हैं उनका भी अकाउंटिंग हमारी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वो भी ठीक होगी। बढ़ते हैं आगे, जहां दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी का शुभारंभ किया है। सीएम ने कहा है कि अभी देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। इस भाषा ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जापानी भाषा का कोर्स शुरू किया है। उन्होंने बताया कि हमने हरियाणा में एक और प्रावधान किया है। ग्रेजुएशन के छात्र डिग्री प्राप्त करने के बाद जो अप्लाई करते हैं उनको पासपोर्ट दिया जाएगा। पिछली बार 3,000 छात्रों को ग्रेजुएट करके पासपोर्ट दिया गया है। उनको फ्री पासपोर्ट दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हरियाणा में भी शिक्षा के नाते से बहुत सी चीजें की हैं, जैसा पहले आपने बताया है। कुछ बातों का ध्यान और कराना चाहूंगा। अभी इस वर्ष न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश में ये लागू की गई है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है उसमें इस भाषा ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है कि हम जिस प्रांत में रहते हैं सब लोग अपने प्रांत की भाषा के प्रति गर्व महसूस करते हुए दूसरे प्रांतों की भाषा भी सीखें और दूसरे देशों की भाषा भी सीखें। आपकी जानकारी के लिए अभी हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने और एक जापानीज लैंग्वेज का कोर्स शुरू किया है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है
कि मैंने जापानीज लैंग्वेज के लिए अपने वहां रजिस्ट्रेशन कराया कि आई विल बी द फर्स्ट स्टूडेंट देयर फॉर दैट कोर्स। हरियाणा के लोग विदेशों में यदि जाने का अपना एक रास्ता बनाएंगे तो उनको एक इंग्लिश भी सॉफ्ट स्किलिंग इंग्लिश में ये जरूर आनी चाहिए। और हर कंट्री की इंग्लिश स्पीकिंग का एक सिस्टम, यूके की इंग्लिश और यूएसए की इंग्लिश, वो अपने अपने प्रकार से वहां बोली जाती है। भारत में इंग्लिश अपने प्रकार से आदमी बोल सकता है, लेकिन वहां की इंग्लिश का अर्थ और यहाँ के इंग्लिश का अर्थ कुछ और ही होता है। तो निश्चित रूप से आप उनको अंग्रेजी भाषा की जो सॉफ्ट स्किलिंग का कोर्स आप कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, और बहुत एक अच्छा है कि ये कार्यक्रम रहेगा। इन लोगों को एक अवसर, एक शौक भी पैदा होगा कि हमें दूसरे विदेशों में जाना चाहिए। और किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूनी ने कहा है कि आज करनाल में किसान महापंचायत अनाज मंडी में है। पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की थी और मंडी को सील कर दिया गया था, लेकिन अभी मैसेज आया है कि किसी को रोका नहीं जाएगा। गुरनाम सिंह चंडूनी ने कहा कि किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि किसी को कोई विरोध नहीं करना है और शांतिपूर्ण से मंडी में पहुंचना है। अगर रास्ते में कहीं पुलिस खड़ी भी होती है तो इंसानियत से पेश आना है। अगर किसी भाई ने किसी प्रकार का विरोध किया तो आंदोलन टूट जाएगा। हम सबको शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को सफल बनाना है। अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है तो हमारे साथ आए व्यक्ति उसको रोकेंगे। किसी को कोई गड़बड़ नहीं करने देना चाहिए। किसी भाई को पुलिस नहीं रोकेगी। अधिक से अधिक किसान भाई अनाज मंडी में पहुंचे। अगला फैसला इसके बाद लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार करीब 1.5 साल से जारी है और जिसके बाद अब किसान जगह जगह महापंचायत कर रहे हैं और करनाल में किसान महापंचायत अनाज मंडी में की गई, जहां पर किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूनी ने इसे लेकर बयान देते हुए कहा कि पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की थी, लेकिन मंडी को सील भी कर दिया गया था, लेकिन अभी मैसेज आया है कि किसी को नहीं रोका जाएगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि किसान भाइयों से अनुरोध करते हुए कहा कि किसी को कोई भी विरोध नहीं करना है और शांतिपूर्ण तरीके से मंडी में पहुंचना है। और अगर रास्ते में कहीं पुलिस खड़ी भी हो तो इंसानियत से पेश आना है। इसी के साथ उन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है और शांतिपूर्ण बनाने की अपील की है। इसी के साथ कहा उन्होंने कि अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है तो हमारे साथ आए व्यक्ति उन्हें रोकेंगे। जैसा कि आपको पता है, आज करनाल के अंदर महापंचायत है अनाज मंडी में, और पुलिस ने जो है वो जगह जगह पे नाकेबंदी कर दी है और मंडी को भी पूरी तरह से सील कर दिया था। लेकिन अभी मैसेज आया है कि पुलिस सभी नाके जो है वो हटा रही है। किसी नाके पे किसी को रोका नहीं जाएगा। और हमारा आप सबसे अनुरोध है कि आपने शांति से मंडी में पहुंचना है। किसी ने हुल्लड़बाजी, किसी ने उपद्रव नहीं करना है। रास्ते में कहीं पुलिस खड़ी भी हो तो हमने शराफत से, हमने इंसानियत से पेश आना है और किसी ने कोई किसी तरह का उपद्रव नहीं करना है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा। और हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में कोरोना को लेकर हमारा पूरा मेडिकल स्टाफ चौकस है और पिछले 1 महीने से नए कोरोना केस 15 से कम ही आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कोरोना की फिनिश डेट जल्दी डिक्लेयर कर सकते हैं। अनिल विज ने आज करनाल महापंचायत पर कहा कि प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अमित ने किसानों से गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों से अपील की है कि अगर वो जनसभा करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से करें और अपने लोगों को भी समझाएं कि शांति बनी रहनी चाहिए। साथ ही जनसभा के कारण कुछ रास्ते डाइवर्ट भी किए गए हैं। शासन के पुख्ता इंतजाम है, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। और हमारी किसान भाइयों से अपील भी है कि वो अपनी जनसभा करना चाहते हैं करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें और अपने लोगों को भी समझाएं कि शांति बनी रहनी चाहिए। आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो किसी भी हालत में अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। हमने स्मूथ
ट्रैफिकिंग के लिए कुछ रास्ते डाइवर्ट भी किए हैं, तो लोग उन्हीं का उपयोग करें। और विधायक बलराज कुंडू ने रूस में हुई वर्ल्ड जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता निंदाना वासी पहलवान दीपक नेहरा को अपनी तरफ से 1,51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। इसके अलावा गांव की ही रहने वाली महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी तमन्ना उर्फ तन्नू को भी विधायक ने अपनी तरफ से 21,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी। इससे पहले समारोह में पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया है, जिस पर कुंडू ने कहा कि मालाओं से स्वागत हमारे होनहार खिलाड़ी दीपक और उनके माता पिता और कोच का होना चाहिए, जिनकी लगन और अपनी मेहनत की बदौलत दीपक ने आज महम हलके के गांव निदाना का नाम पूरे विश्व भर में चमकाया है। तो आपको बता दें कि विधायक ने कुश्ती चैंपियनशिप विजेता को अपनी ओर से प्रोत्साहन राशि दी है और इसके तहत पहलवान दीपक नेहरा को अपनी ओर से 1,51,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी। वहीं बॉक्सिंग खिलाड़ी तमन्ना उर्फ तन्नू को भी विधायक ने अपनी तरफ से 21,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी। आपको बता दें कि रूस में वर्ल्ड जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता दीपक नेहरा को ये प्रोत्साहन राशि मिली। और करनाल में आज महापंचायत को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो सरकार की जिम्मेदारी है वो सरकार कर रही है। प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किया हुआ है, दूसरे भी कई फैसले सरकार ने लिए हैं। हमारा पूरी कोशिश है कि कोई भी अनहोनी नहीं हो। सुरक्षा के चलते अगर जरूरी होता है तो अधिकारी इंटरनेट बंद करने का फैसला ले सकते हैं। किसी को अपनी बात कहने के लिए इकट्ठे होने से सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि घेराव करना, रोड जाम करना गलत है। मेरा ये मानना है कि ये कोई पार्टी सरकार का नहीं बल्कि समाज का नुकसान है। तो आपको बता दें कि करनाल में आज महापंचायत को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही है और प्रशासन ने भी रूट डाइवर्ट कर दिया है। दूसरे भी कई फैसले सरकार ने लिए हैं और उन्होंने आगे कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि कोई भी अनहोनी नहीं हो, जिसके चलते सुरक्षा के चलते अगर कोई जरूरी होता है तो अधिकारी इंटरनेट बंद करने का भी फैसला ले सकते हैं। वहीं किसी को अपनी बात कहने के लिए इकट्ठे होने से सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि घेराव करना, रोड जाम करना गलत है। जो सरकार की जिम्मेदारी है उसका सरकार पूरी तरीके से निर्वाह कर रही है और अगर रूट डाइवर्ट करने की बात है तो प्रशासन ने उसको भी किया और दूसरे भी जो निर्णय लेने सरकार ने लिए निर्णय, तो मैं समझता हूँ कि हमारा पूरा प्रयास है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट बंद होने से सर तमाम तरीके की परेशानियां होती हैं, पढ़ाई में भी बाधा बनती है क्योंकि आपके समक्ष है सभी लोग इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं। इंटरनेट बंद 5 जिलों में तो भारी समस्या आ गई है। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर जरूरी होता है तो निश्चित तौर से अधिकारी जो है इस प्रकार का निर्णय लेते हैं। अब इंटरनेट को बंद करना कोई किसी का शौक नहीं है, वो तो केवल इस प्रकार की समस्या अगर आती है तो निश्चित तौर सरकार कोई फैसला करती है, तो उसी में ही अधिकारियों ने इस प्रकार का कोई फैसला लिया होगा। बढ़ते आगे, जहां शहर के सबसे व्यस्त ट्रांसपोर्ट चौक पर एयर प्यूरिफिकेशन टावर अब ऑपरेशनल मोड में आ गया है। इसे लगाने वाली कंपनी पायस एयर प्राइवेट का दावा है कि यह देश का सबसे ऊंचा फिल्टरलेस एयर प्यूरिफिकेशन टावर है। इस टावर में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उसके बेहतरीन नतीजे सामने आए हैं। आज इसका विधिवत उद्घाटन भी कर दिया गया है। चंडीगढ़ में लगा एयर प्यूरिफायर टावर 18 घंटे में 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा साफ करता है। ये जो हवा अंदर खींचता है उसे प्रदूषण की मात्रा 68 से 74% तक कम कर वापस वातावरण में छोड़ता है। इस हवा का तापमान भी 7 से 10, यही प्रक्रिया बार बार चलती है। इससे प्रदूषण तो घट ही रहा है, साथ ही मौसम भी ठंडा हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है वो और किसी टावर में नहीं की गई है। इसका पेटेंट कंपनी के पास है। इसकी ऊंचाई 25 मीटर है। इसमें फिल्टर नहीं होने से बार बार उन्हें साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है।
और हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुक्त आयोग टीसी गुप्ता ने आज एसडी कॉलेज अंबाला छावनी में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस मौके पर जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही जिला के गणमान्य व्यक्तियों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लोगों को फायदा मिल रहा है या नहीं, इसी मुद्दे पर चर्चा की गई। मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने लोगों की बातों को भी सुना और कैसे लोगों की समस्याओं का हल करना है, इसके बारे में भी अधिकारियों को आदेश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी ने अगर किसी सेवा को डिले करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज 2 विभाग बिजली बोर्ड और नगर निगम की मुख्य शिकायतें आई, जिसमें मुख्य आयुक्त ने उन्हें तुरंत हल करने के आदेश भी दिए और साथ ही शिकायतकर्ताओं को समझाया गया। टीसी गुप्ता ने बताया कि कोई भी व्यक्ति आयोग की वेबसाइट पर सरकारी सेवाओं से संबंधित योजनाओं का लाभ जनता को और सुगमता से मिले, इसके लिए अपने सुझाव दे सकता है। जो आज की मीटिंग थी उसका प्रमुख उद्देश्य तो ये था कि लोगों को, स्पेशली जो एमिनेंट सिटीजन, जो नागरिक हैं प्रबुद्ध वर्ग के, जिनको माननीय उपायुक्त महोदय ने निमंत्रित किया था, उनको बताया जाए कि आरटीएस के प्रोविजंस क्या है। और आरटीएस का प्रोविजन केवल इतना नहीं है कि एक समयबद्ध सीमा के अंदर एक सर्विस को डिलीवर करना है, बल्कि उसके साथ साथ उसकी प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होगी, रिजेक्शन रेट तो नहीं हो रहा, लोगों को तकलीफ तो नहीं हो रही, लोग उसके अंदर क्या सेटिस्फेक्शन का रेट है, उस सबको रिव्यू करना था और उनको बताना था। साथ ही साथ ये भी बताना था कि यदि कोई भी अधिकारी किसी भी सेवा को डिलीवर करने के अंदर कोई भी कोताही बरतेगा तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। और हरियाणा में तीसरा सीरो सर्वे शुरू हो गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी शुरुआत की है। अनिल विज ने कहा कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारी पूरी है। सीरो सर्वे से एंटीबॉडी का पता चलेगा, हमें पता चलेगा कितने लोग एंटीबॉडी हैं। उन्होंने कहा कि हमने 1 करोड़ से 73 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया है। हम 2 बार सीरो सर्वे कर चुके हैं। पहली बार जब हमने किया था तो 8% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। दूसरी बार जब हमने किया तो 14.3% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। सीरो सर्वे का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हरियाणा के कितने % लोगों में कोरोना के प्रति एंटीबॉडी बन चुकी है। एंटीबॉडी 2 प्रकार से बनती है। एक तो जिनको कोविड हुआ उनमें एंटीबॉडी बनती है, दूसरा जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है उनमें एंटीबॉडी बनती है। ये पहला सीरो सर्वे है जिसमें दोनों को मद्देनजर रखा जाएगा। दोनों का टेस्ट होगा। CLIA टेस्ट है जिसमें नेचुरल जो एंटीबॉडी बनी है उसका भी हमें पता चलेगा। फर्स्ट डोज लेने के बाद किसकी बनी है वो भी हमें पता लगेगा। सेकंड डोज लेने के बाद कितनी एंटीबॉडी बनी है वो भी हमें पता लगेगा। कोवैक्सीन लगाने के बाद कितनी एंटीबॉडी बनी है वो भी हमें पता लगेगा। और कोविशील्ड बनाने के बाद भी मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में इस टाइप का जो सीरो सर्वे है वो पहली बार होने जा रहा है। और इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।